नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और शेयर बाजार में अगर आज की बात की जाए आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का यानी शुक्रवार, तो दायरे में कारोबार होता हुआ दिख सकता है। ग्लोबल संकेत थोड़े सपाट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हल्की मजबूती के साथ 21,400 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। एशियाई बाजारों में खरीदारी है, जबकि अमेरिकी जो वायदा बाजार है वहां हल्की नरमी दर्ज की जा रही है। इससे पहले अगर कल की बात की जाए तो सेंसेक्स 358 अंकों की बढ़त के साथ 70,865 पर बंद हुआ था। लेकिन सबसे पहले निकाल डालते हैं इस वक्त की आर्थिक टॉप लाइन्स पर। सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन को लेकर हुई है समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति पर डाला गया प्रकाश। धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच के लिए राजमार्ग पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है केंद्र। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा को ये जानकारी दी। इसके लिए 321 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की गई। चैट जीपीटी में अपने चैट को आर्काइव कर पाएंगे यूजर्स। टास्क बार से हटाने के लिए चैट को डिलीट करने की अब नहीं जरूरत। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की ये जानकारी। और सप्ताह के आखिरी दिन बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। कल भी बढ़त के साथ ही बंद हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी। तो आर्थिक टॉप लाइन्स पर रहेगी हम सबकी नजर, लेकिन रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में जो सार्वजनिक उद्यम है उनके प्रदर्शन को लेकर आयोजित वित्त मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत कराड़ के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्य, सचिव और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की प्रगति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें 2020-21 और 2022-23 के बीच जो सकल राजस्व है उसमें 57% की वृद्धि और सीबीएसई के शुद्ध लाभ में भी 27.5% की बढ़ोतरी के साथ जो तमाम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनकी प्रगति पर प्रकाश डाला गया। जो सलाहकार समिति है उनके सदस्यों ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के कामकाज को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बैठक में जो जेम पोर्टल है उसके जरिए केंद्रीय लोक उपक्रमों में जो खरीद है उसमें उल्लेखनीय उछाल का जिक्र आया है और इसीलिए 2020-21 के जेम के जरिए 7,035 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो नवंबर में यह आंकड़ा करीबन 1,33,720 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। यानी कि इस सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है जेम पोर्टल द्वारा। बात ई ऑक्शन से जुड़ी हुई। देश में चावल, गेहूं और आटे के खुदरा मूल्य को नियंत्रित करने के लिए 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 13,164 मीट्रिक टन चावल की बिक्री की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक ये बिक्री 24वीं ई नीलामी के जरिए की गई। केंद्रीय मंत्रालय का मानना है कि भारत सरकार की बाजार में मूल्य नियंत्रण की पहल के एक हिस्से के तौर पर गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई नीलामी का आयोजन किया जाता है और 26वीं जो ये ई ऑक्शन है उसमें 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 1.93 लाख मीट्रिक टन चावल की बोली लगाई गई। ई नीलामी में 2,178 रुपए क्विंटल के हिसाब से 3.46 लाख मीट्रिक टन और 2,905 रुपए क्विंटल की औसत मूल्य के हिसाब से 13,164 मीट्रिक टन चावल बेचा गया। इसके अलावा ई नीलामी में एलटी बिजली कनेक्शन वाले बोलीदाताओं के लिए भी केवल 50 मीट्रिक टन गेहूं और एचटी बिजली कनेक्शन वाले बोलीदाताओं के लिए 250 मीट्रिक टन गेहूं की इजाजत दी गई। ये कदम जो है वो जमाखोरी को रोकने के लिए सुनिश्चित तौर पर उठाया गया और बोलीदाता द्वारा जो खरीदा गया अनाज है वो अब बाजार में आसानी से जारी किया जा सकेगा। और अब आइए रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों का। सबसे पहले रुक करते हैं गिफ्ट निफ्टी
इस वक्त किस लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी पर अगर नजर डालें तो शुरुआत हल्की मजबूती के साथ, लेकिन 21,343 का लेवल और 77 अंकों की गिरावट के साथ नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी कि यहाँ पर दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स का ओपनिंग सपाट दायरे में कारोबार, 70,883 का लेवल है, 18 अंकों की बढ़त दर्ज की गई, यानी कि ये ओपनिंग काउंटर है। जब ओपनिंग जो डेटा सामने आया था सेंसेक्स का, हालांकि 2 दिन पहले हमने देखा कि मुनाफा वसूली हावी थी कुछ सेक्टर्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर निफ्टी का ओपनिंग भी 21,273 का लेवल और 18 अंकों की यहाँ पर सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एक रुख अब तमाम उन काउंटर्स का देखते हैं। ये करंट मार्केट डेटा है, यानी अभी सेंसेक्स में गिरावट, लेकिन निफ्टी 21,556 में हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी 67 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। तो यहाँ पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, क्योंकि हमने एक बहुत ज़बरदस्त रनअप देखा था भारतीय शेयर बाजार में, उसके बाद हल्की फुल्की मुनाफा वसूली बनती है। अदानी पोर्ट्स, L&T, HCL टेक, UPL, हिंडाल्को, ये तमाम वो काउंटर्स जो 1 से 2% बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से अदानी पोर्ट्स, खासतौर पे अदानी कंपनी समूह जो है वो ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए और निवेश की तैयारी कर रहा है, उसी वजह से शेयर में आपको ये एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर मुनाफा वसूली हावी है। ICICI बैंक, HDFC लाइफ, इन्फोसिस, टाइटन, HDFC बैंक, 3 बड़े बैंकिंग काउंटर्स दिग्गज, जिसमें RBI ने जिस तरह से कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर बैंकिंग काउंटर्स में दबाव नजर आ रहा है। रुक करते हैं हम अमेरिकी बाजारों का। अमेरिकी बाजारों का जो GDP डेटा आया, कंज्यूमर प्राइस डेटा, वो कमजोर था, जिसका असर डाउ जोन्स के फ्यूचर्स पे, वायदा बाजार, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, नरमी देखी गई, S&P 500 और NASDAQ, क्योंकि जो IT और टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम स्टॉक्स हैं उनमें मजबूती देखी गई, जिसकी वजह से NASDAQ और S&P 500 उसी के कदम ताल से सुर मिलाते हुए नजर आए। रुख यूरोपियन बाजारों का, यहाँ पर तमाम जो काउंटर्स है FTSE, CAC और DAX, क्योंकि ECB जल्द ही रेट्स को लेकर कोई फैसला ले सकता है, तो यूरोपियन बाजार एक सतर्कता का मोड है उसके साथ कारोबार करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं एशियाई बाजारों का, जहाँ पर जापानी बेंचमार्क निकल पे अगर हम निगाह डालें तो बढ़त हैंगसेंग कॉस्पी, यानी हरियाली ही हरियाली जब एशियाई बाजारों का रुख करेंगे, खास तौर पर यहाँ से क्यूज फॉलो करते हुए एशिया जो हमारा भारतीय बाजार है, घरेलू कारक भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। एक रुख ब्रेंट क्रूड का भी लेते हैं। ब्रेंट क्रूड में मैंने देखा कि लगातार बढ़त देखी जा रही थी, यहाँ पर भी ब्रेंट क्रूड 75 से ऊपर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हो। खास तौर पर जिस तरह से अंगोला जो है वो ओपेक से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसका असर ब्रेंट क्रूड पर भी हमें नजर आ रहा है। तो तमाम शेयर बाजार जिन पर हमने डाली नजर, साथ ही साथ बात की ब्रेंट क्रूड को लेकर। कमोडिटी मार्केट में भी सोना चांदी इस वक्त बहुत तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे ET फोकस का आज का खास मुद्दा क्या है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अब रुक करते हैं आज के फोकस का इकोनॉमी टुडे में। बात आज चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करवाने के मकसद से देश भर में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 2000 तरह की दवाइयां मिलती हैं, और वो भी 50 से 90% सस्ती दरों पर। तो देखते हैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिल रही सस्ती दवाइयां लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इस जन औषधि केंद्र पर लगी भीड़ ये बता रही है कि जन औषधि केंद्र लोगों में कितनी लोकप्रिय है और हो भी क्यों ना, यहाँ मिलने वाली दवाइयां ब्रांडेड दवाओं से काफी सस्ती हैं। प्राइवेट केमिस्ट वगैरह इतने महंगी दवाइयाँ देते हैं, वहीं हमें हाफ रेट से भी कम रेट पे दवाइयाँ मिलती है यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं डेफिनेटली आप खुद समझेंगे, जो 200 रुपये का पत्ता ले रहा हूँ या 150 का पत्ता ले रहा हूँ बाजार से, और यहाँ से आपको 12 रुपये का पत्ता मिल रहा है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और मन को भी होता है कि भाई हाँ, दवाई जो खाना भारी नहीं पड़ता। हम दवाई लेते हैं परमानेंट, इनकी दवाई बहुत ही अच्छी है और रेट भी कंफर्टेबल है। ये दवाई 4-6 महीने से लेने शुरू की है, वो जो है वो महंगी मिलती है, ये जो मोदी जी वाली है ये सस्ती है। मैं यहाँ से रेगुलर दवा लेता हूँ, 70 to 80% नॉर्मल मार्केट से सस्ती पड़ती है और लगभग दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। और बाकी मेरे पापा की रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये की महीना चलती है। मेरा ब्रांडेड दवाइयों से कम 20,000 रुपये बचते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाइयां 50 से 90% तक सस्ती मिलती है। वर्तमान में इन केंद्रों पर करीब 2000 दवाइयां और करीब 300 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें मधुमेह, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रो की दवाइयां भी शामिल हैं। आजकल जन औषधि केंद्रों पर च्यवनप्राश, त्रिफला और अश्वगंधा जैसी आयुष के उत्पाद भी मिल रहे हैं। पूरे देश में जिस जनऔषधि केंद्र की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम वहाँ पर ये दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। देश में 36 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी है इन वेयर हाउसेज़ के अलावा, और जो 10,000 दुकानदार हैं वो सभी एक कंप्यूटराइज सिस्टम से जनऔषधि नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही उनकी डिमांड डिफरेंट दवाइयों की आती है, लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपनी दवाइयों का स्टॉक खुद रखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वेयर हाउसेज से लेते हैं। कुछ दवाइयों की सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास उपलब्ध है। जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपए में सैनिटरी पैड भी मिलता है। जन औषधि केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिलती हैं। बीते 9 वर्षों में जन औषधि परियोजना ने आम जनता के करीब 23,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। बीते 8 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना की वृद्धि हुई है। देश में अभी 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। जन औषधि केंद्र रोजगार के भी अवसर मुहैया कराते हैं। नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ डीडी न्यूज़ के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अरुणेश चावला जी मौजूद हैं, सचिव फार्मास्यूटिकल्स विभाग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुणेश जी इस खास शो में। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से 9 साल की जो उपलब्धि है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, ख़ास तौर पर 3 शब्द किफ़ायती, गुणवत्ता और इनकी सुगम पहुंच लोगों तक सुनिश्चित की गई। चिकित्सा क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि ये योजना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जन औषधि परियोजना चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योजना है। 2014 में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र थे। इसे टॉप प्रायोरिटी प्राथमिकता देते हुए पिछले 9 वर्षों में बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, जेनेरिक दवाइयाँ जो सभी को आवश्यकता है आम बीमारियों के लिए, 50 से 90% मार्केट से सस्ती प्राप्त होती हैं। मैं स्वयं डायबिटिक हूँ, मैं अपनी डायबिटिक दवाई भी जन औषधि केंद्र से ही खरीदता हूँ। जी, आप पूछेंगे कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो हम मार्केट को रिप्लेस नहीं करते हैं। हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उत्पादक भी प्राइवेट हैं, सेक्टर में हैं। हमारे फार्मासिस्ट, हमारे केंद्र संचालक भी प्राइवेट सेक्टर में हैं। वे एंटरप्रेन्योर मॉडल पे ही काम करते हैं। हम इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बेंचमार्क प्राइसिंग के सिद्धांत को हम अडॉप्ट करते हैं, और उसके माध्यम से लगभग 300 से 400 फैक्ट्रीज, ड्रग प्रोड्यूसर्स से हम जो जीएमपी सर्टिफाइड, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता के मानक क्वालिटी सर्टिफिकेशन है जी, हम उन्हीं से ये दवाएं प्राप्त करते हैं। और
रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल के सिद्धांत पर हर बैच से हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं और उसे टॉप क्लास नेशनल लेबोरेटरी में भेज के टेस्ट कराते हैं। बिल्कुल। जब वो टेस्ट पास हो जाता है तभी हम वो दवाइयाँ जन औषधि केंद्र पर सप्लाई करते हैं। और इसका एक लोगो है जन औषधि केंद्र, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। हमारी हर दवाई के पीछे ये लोगो रहता है और एक QR कोड रहता है। बिल्कुल। आप उसे देखें, आप जहां ये लोगो देखें, ये अपने आप में सबसे बड़ा ब्रांड है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। बिल्कुल अरुणीश जी, आपने इतनी अहम बात कही, क्योंकि लगातार ये एक भ्रांति कह लें या भ्रम फैलाया जाता था कि जेनरिक दवाएं जो हैं वो सस्ती होती हैं तो वो कारगर साबित नहीं होती, लेकिन इस मिथ को बहुत हद तक इस परियोजना ने और जन औषधि केंद्रों की अगुवाई में तोड़ा गया है। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, मैं स्वयं डायबिटिक हूं और मैं अपनी डायबिटिक दवाई जन औषधि केंद्र से ही लेता हूं और हमेशा जन औषधि केंद्र के लोगों को चेक करता हूं। ये भ्रम जो फैलाया गया था, ये मार्केटिंग के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया था कि जहां ये ब्रांड होगा वहीं पे जो है लोग जाएं तो इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। हमने उसको तोड़ा है जी, और हम 100% टॉप क्वालिटी सर्टिफाइड जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। और मेरे विचार से हमारे देश में, जैसा कि सर्वे बताती हैं, कंज्यूमर सर्वेज बताती हैं, NSS सर्वेज बताती हैं, हर परिवार को 10 से 20% खर्चा हर महीने दवा दारू पे करना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम वो दवाइयाँ जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर जन औषधि केंद्र से हम जेनेरिक दवाइयाँ क्वालिटी सर्टिफाइड अगर हम लेंगे, खरीदेंगे, तो कम से कम 50 से 90% हमारा खर्चा कम होगा और उस सेविंग्स को, उस बचत को हम अपने घर में, परिवार के लिए, बच्चों के हित के लिए उसको खर्च कर सकते हैं। ऐसा तो फिर हो जाएगा कि थोड़ी बहुत डॉक्टर्स की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि लगातार वो महंगी दवाइयाँ लिखने के लिए ही जाने जाते हैं अरुणीश जी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और 25,000 तक खोलने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। किस तरह से चयन किया जाता है कि इस इलाके में या इस राज्य में या इस क्षेत्र में इतने दायरे में ये जन औषधि केंद्र खुलना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने 30 नवंबर 2023 को एम्स देवघर में 10,000वें केंद्र का उद्घाटन किया था, उसका लोकार्पण किया था। उसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने यह भी संकल्प की घोषणा की थी कि हम अगले 3 वर्षों में इन 10,000 केंद्रों को बढ़ाकर 25,000 करेंगे। जी। जन औषधि का वेबसाइट है, उस पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस खोल दी गई हैं। पूरे भारतवर्ष में, पूरे हर ज़िले में जहां बच्चे या नौजवान, युवा फार्मेसी के पास, जिनके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, वे उस पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से आवेदन हमें प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। हम उनमें से जो सर्टिफाइड हैं, जिनके पास उसकी क्वालिफिकेशन है, लाइसेंस है, उन्हें हम ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से लाइसेंस दिलाएंगे। जी जी। और उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हम हर सुदूर इलाके को जन औषधि केंद्र उपलब्ध कराएं। हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस या मेंटेन करते हुए जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे सकते हैं। और जहाँ जहाँ बड़े अस्पताल हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसके आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट दवा की दुकानों का जमावड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे मार्केट सर्वे के आधार पर, जैसे रोड के एक इस तरफ एक इस तरफ भी, हम जन औषधि केंद्र खोलकर ये जेनेरिक क्वालिटी सर्टिफाइड दवाइयाँ मरीजों को उपलब्ध करा सकते हैं। अरुणीश जी, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जिसमें हार्ट, ब्रेन या हम कह सकते हैं कुछ जो प्रमुख अंग होते हैं शरीर के, उनकी दवाइयाँ जो कि किसी के लिए जीवन दान साबित होती हैं, उनकी पहुँच हमेशा से सुनिश्चित और उसकी उपलब्धता में कोई कमी ना आ जाए, ये योजना किस तरह से सुनिश्चित करती है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम एक मिनिमम स्टॉकिंग मैंडेट लेकर आ रहे हैं
जैसा कि मैंने बताया, आपने भी बताया कि 2000 दवाएं ऑलरेडी वहाँ पे उपलब्ध हैं जी। 300 के करीब मेडिकल डिवाइसेस भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो कॉमन यूज़ की दवाइयाँ हैं, जो हमें रोज़ या सब के जिसको इस्तेमाल पेशेंट जिनके लिए आते हैं, हम टॉप 200 दवाइयों को एक लिस्ट बना रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके लिए एक मिनिमम स्टॉकिंग मैंडेट हम लेकर आ रहे हैं कि ये टॉप 200 दवाइयाँ कभी भी स्टॉक आउट नहीं हो। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ किसी भी दुकान पर, किसी भी दवाई की दुकान या शॉप पर आपको 2000-5000 दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। जो साधारण इस्तेमाल की दवाइयाँ हैं वो आपको हमेशा वहाँ पे स्टॉक में मिलेंगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है या डॉक्टर की स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन पर होता है, तो उनके लिए ऑर्डर व्यवस्था रहेगी कि आप जाएं, अगर वो नहीं है आप ऑर्डर प्लेस करें, अपना मोबाइल नंबर दें, हम हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको आपको उपलब्ध करा के आपको फ़ोन करके वापस करके बुलाएंगे और वो भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत अच्छे। और अरुणेश जी, एक चीज़ और, यहाँ पर सरकारी डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो जेनरिक दवाइयाँ हमने देखा है कि पर्चे पर लिखने से हिचकते नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स को किस तरह से हम कह सकते हैं सेंसिटाइज किया जाएगा या कहीं प्रोत्साहित किया जाए कि वो इस तरफ दवाइयाँ लिखें ताकि लोग आसानी से, हम जब जानते हैं कि यहाँ मिलती हैं, और ख़रीद पाएँ? आपने बिल्कुल सही कहा। लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक कोड ऑफ एथिक्स से और एक लाइसेंसिंग कंडीशन से और नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो दिशा निर्देश हैं उनसे गवर्न होते हैं, उनका पालन उन्हें करना पड़ता है जी। उसमें यह शामिल कर दिया गया है उनके मैंडेट में कि वे जेनेरिक नाम दवाई का हमेशा पर्ची पर लिखें। इसे अनिवार्य कर दिया गया है और हम नेशनल मेडिकल काउंसिल से हमारी बातचीत, स्वास्थ्य विभाग से भी हमारी बातचीत, हम इकट्ठे मिलकर एज अ टीम काम करते हैं। और आपके इस आप शो के माध्यम से हमारी गुजारिश सभी चिकित्सकों से, सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर से होगी कि वे जब भी दवा लिखें, दवा का जेनेरिक नाम अवश्य लिखें, ताकि मरीज के पास ये चॉइस रहे कि वो ब्रांडेड दवाई महंगी खरीदना चाहता है या जन औषधि केंद्र की सस्ती क्वालिटी सर्टिफाइड दवाई खरीदना चाहता है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों के लिए, और जो लोग लगातार कुछ दवाइयाँ अपने जीवन को बचाने के लिए लेते हैं, उनके लिए ये बहुत सुगम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और बहुत अहम जानकारियाँ हमें इस मंच के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत दी और अपना कीमती समय हमसे साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने बहुत बहुत के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी बहुत सी खबरें और हैं, आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब व्यापार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर डालते हैं नजर, लेकिन फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटक और धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1,49,758 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इसके लिए लगभग 8,544 किलोमीटर की 321 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा को ये जानकारी दी। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी JLL इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि भारत 2008 के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा घरों की बिक्री दर्ज कर सकता है। चालू कैलेंडर वर्ष में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत करीब 2,60,000 घरों की बिक्री दर्ज करेगा। साल 2023 की रिव्यू रिपोर्ट 2023 रिव्यू इन रिव्यू में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी JLL ने कहा कि घरों की बिक्री साल के पहले 9 महीनों में 1,96,227 पहुंच चुकी है, जो कि 2022 की कुल बिक्री का 91% है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को 10 साल के भीतर 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की छूट दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने यह जानकारी दी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC मई 2022 में लिस्टिंग हुई थी। सरकार ने IPO के माध्यम से LIC में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। फिलहाल कंपनी में सरकार की 96.5% की हिस्सेदारी है।
सरकार ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत वहां की वाहन कंपनियों को शुल्क में कटौती का लाभ तभी देने के लिए कहा है जब उनकी गाड़ियों में कम से कम 45% कलपुर्जे भारत में ही बने हों। ब्रिटेन ने इसका विरोध किया क्योंकि वह भारतीय पुर्जों की हिस्सेदारी 25% पर ही बनाए रखना चाहता है। उसने $85,000 से अधिक कीमत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही शुल्क घटाने के भारत के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में साल 2024 के दौरान 30 से 40% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है क्योंकि मांग मजबूत बनी हुई है। 8 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की कीमत के दायरे में ज्यादा मॉडल पेश किए जाएंगे और चार्जिंग पॉइंट में इजाफा होगा। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन अनुभाग के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र चंद्रा ने ये उम्मीद जताई। डिजिटल भुगतान कंपनियों रेजरपे और कैश फ्री पेमेंट्स को बतौर भुगतान एग्रीगेटर काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है, जिससे फिनटेक क्षेत्र की ये कंपनियां लगभग 1 साल पुराने नियामकीय प्रतिबंध के बाद नए व्यापारियों को शामिल कर सकेंगे। पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने रेजरपे और कैश फ्री को कहा था कि वे नए व्यापारियों को अपने साथ जोड़ना रोक दें। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को अपनी मूल कंपनी वॉलमार्ट और एक अन्य निवेशक से करीब 5,000 करोड़ रुपए का नया निवेश मिला है। सूत्रों के मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि नकदी के सख्त हालात और वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच धीमी गति से बड़े सौदों की वापसी हो रही है। साल 2021 के बाद बेंगलुरु की इस कंपनी ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर फंड जुटाए हैं। साल 2021 में कंपनी ने सॉफ्ट बैंक और अमेरिकी खुदरा दिग्गज वॉलमार्ट से $3.6 अरब का फंड जुटाया था और तब इसका मूल्यांकन $37.6 अरब आंका गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इकोनॉमी टुडे में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को एक नए फोकस के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।